हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशहाली हमेशा बने रहे और आप दिन और रात तरक्की करते रहें। तो आइए चलते हैं नया वीडियो के साथ। देखते हैं दोस्तों, अम्ल क्षारक एवं लवण। तो अम्ल और क्षारक लवण के अंतर्गत हम देखेंगे मेन पॉइंट जो है, मेन इसके अंतर्गत क्या क्या बातें जो है हमको जानकारी रखना है इस चैप्टर के अंतर्गत, उन चीज़ों के बारे में अभी हम देखेंगे वर्तमान में। तो आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे सभी क्षारक। तो आप सभी नाम सुनते जरूर हैं कि अम्ल, और कहीं कहीं पास क्षार देखते हैं आप, है ना। और कहीं कहीं पास आपको क्या, क्षारक भी देखने को मिलता है। तो ये क्षारक और क्षार क्या होते हैं? तो देखिए दोस्तों, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, और जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहा जाता है? क्षार कहते हैं। तो आप देखे होंगे कई ऐसे क्षारक है जो जल में क्या होते हैं? घुलनशील नहीं होते। ठीक है। और जो जल में घुलनशील होते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है, एल्कलाई कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार देखिए लिटमस। तो लिटमस क्या होता है? लिटमस विलयन रंजकों का मिश्रण होता है। लिटमस एक प्रकार का विलयन है जो रंजकों का मिश्रण है, और यह लाइकेन से प्राप्त होता है। यह एक प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयुक्त होता है। उदासीन विलयन में इसका रंग बैंगनी होता है। तो जब उदासीन विलयन जब रहता है ना, उस समय लिटमस का रंग क्या होता है? बैंगनी रंग का होता है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। कहीं कहीं आपको नाम पढ़ने को और सुनने को मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट भी मिलेगा और कहीं पास आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी मिलेगा। और इसका सामान्य नाम जो है खाने का सोडा है। खाने के सोडा का ही नाम है दोस्तों ये। इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज। एग्जाम में कभी कभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आया तो आप जो है कंफ्यूजन ना हो। इसका फार्मूला होता है NaHCO3। ये है सोडियम बाई कार्बोनेट। आइए देखते हैं आगे। तो अम्ल और क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अम्ल और क्षार किसके साथ? धातु के साथ। कोई भी धातु है ना, उसके साथ अगर क्रिया कर लेता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे एक अम्ल है HCl दोस्तों। ठीक है। और HCl उसी प्रकार जिंक जो है एक धातु है, आपस में अभिक्रिया करके ये बनाता है ZnCl2। और H2 गैस जो है क्या होता है? मुक्त होता है। इसको हम संतुलित करेंगे तो हाँ, सामने यहां पर 2 लगा लेंगे। इस प्रकार से कोई भी क्षार और धातु जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो बनाता है लवण बनाता है। जिंक क्लोराइड जो है यहाँ पास आपको दिख रहा होगा, है ना। ये एक प्रकार का क्या है? लवण है दोस्तों। ठीक है। अब देखिए आगे। अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण क्या बनाता है? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो क्या करता है? अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ, तो मान के चलिए कोई धातु कार्बोनेट, हाँ एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो एक अम्ल है HCl, यहां पास मैं फिर से HCl का एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है। धातु कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम जो है एक धातु है और इसके साथ कार्बोनेट लगा हुआ है, इस वजह से ये हो गया धातु कार्बोनेट। तो अम्ल जो है किसी धातु कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करता है ना, तब क्या बनाता है? लवण बनाता है। तो ये बनाएगा NaCl। साथ में क्या बनाता है? जल, और साथ में बनाएगा CO2 गैस। ठीक है, यही बताया गया है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब इसको हमको क्या करना है? संतुलित करना है। तो यहां हम सामने लगा लेते हैं इस जगह 2, और HCl के सामने यहां पर लगा लेते हैं 2। अब देखिए पूर्ण रूप से संतुलित हो गया दोस्तों। उसी प्रकार से आइए देखते हैं, अम्ल और आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जैसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। यहां पास जो है अम्ल और क्या चीज? क्षार। अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं ना, अम्ल और क्षार, तो क्या होता है? तब बनता है लवण, और साथ में बनता है दोस्तों जल। ठीक है। और इसी क्रिया को, अम्ल और क्षार के आपस में अभिक्रिया जो होती है, उसी को उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि वो दोनों दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? उदासीन कर रहे हैं। ठीक है। एग्जाम में कभी आता है तो कौन से पदार्थ जो है उदासीनीकरण की अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो आपको याद होना चाहिए अम्ल और क्षार जो है आपस में अभिक्रिया करते हैं, उसी को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए
अम्ल जल में वियोजित होकर के H प्लस आयन देते हैं। कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा अम्ल जो होता है वो जल में वियोजित होकर के H प्लस आयन देता है और क्षार जो है जल में वियोजित होकर के OH माइनस आयन देता है, हाइड्रोक्सिल आयन। तो देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम लोग अभी देख रहे थे HCl को अम्ल बोल रहे थे, तो H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो यहां पास आपने देखा हाइड्रोजन जो है प्राप्त हुआ हमको किससे? अम्ल से। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। उसी प्रकार से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार क्या है? क्षार है। ये जब विभक्त होता है जल में वियोजित होता है तो Na प्लस और OH माइनस। तो इस जगह OH माइनस मिल रहा है ना, तो आपको समझ आना चाहिए ये क्या है? ये एक क्षार है। ठीक है, इस प्रकार से जो जल में वियोजित होकर के अम्ल जो है हमें हाइड्रोजन देता है और क्षार जल में वियोजित होकर के OH आयन देता है। आइए देखते हैं आगे। तो अम्ल, क्षार या कोई भी ऐसे पदार्थ जो जल में क्या होते हैं? अम्ल, क्षार या कोई भी ऐसे पदार्थ जल में घुल करके अपने आयन में वियोजित होते हैं उसे आयनीकरण कहा जाता है। अम्ल या क्षार या कोई भी पदार्थ जो है जल में घुल करके क्या हो जाते हैं? जल के रूप में आयन के रूप में वियोजित हो जाते हैं। देखिए जैसे क्षार है NaOH, इस जल में जब रहेगा ना जलीय विलयन में, तो ये Na प्लस और OH माइनस आयन के रूप में रहता है। तो ये क्या हुआ? ये कहलाया आयनीकरण। उसी प्रकार से अगर कोई अम्ल है तो HCl का ही उदाहरण दे देते हैं, है ना? H प्लस और Cl माइनस, ये भी अपने आयन के रूप में यहाँ से विभक्त हो जाते हैं। तो ये कहलाता है आयनीकरण की अभिक्रिया। तो देखिए प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार ऐसे अम्ल या क्षार होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनीकृत होते हैं। तो आपको सुनने को मिलेगा प्रबल अम्ल क्या होता है या प्रबल क्षार क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे अम्ल या क्षार जो पूर्ण रूप से जल में क्या हो जाते हैं? आयनीकृत हो जाते हैं, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से प्रबल क्षार। तो यहां पर दोनों के एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हैं, ये दोनों जो है प्रबल अम्ल है ये, और ये प्रबल क्षार है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं? आयनीकृत हो जाते हैं। अब देखिए पीएच स्केल। तो पीएच स्केल के खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेनसन, एक वैज्ञानिक का नाम था सोरेनसन, उन्होंने 1909 में किया था। पीएच स्केल का खोज किसने किया था? डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेनसन ने 1909 में किया था। पीएच स्केल में पी का तात्पर्य होता है पोटेंशियल, अर्थात शक्ति से है दोस्तों। तो हम लोग पीएच स्केल के नाम तो जानते रहते हैं, तो क्या होता है पीएच स्केल में? हाइड्रोजन जो यहां पर लगा हुआ है वो तो आपको समझ आ जाता है। एच क्या है? हाइड्रोजन है। लेकिन पी जो है क्या है? यहां पास पी का मतलब है पोटेंशियल से है, और पोटेंशियल का मतलब होता है शक्ति। तो हाइड्रोजन की शक्ति से ही तात्पर्य है पीएच स्केल का मान। ठीक है, एवं विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी है या पीएच स्केल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी वजह से पीएच स्केल इसका नाम पड़ा, क्योंकि हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है पीएच स्केल का। जल का आंशिक आयन। तो देखिए जल का आयनीकरण जैसे होता है ना, तो वो किस प्रकार से होता है? तो आप देख पा रहे होंगे जल के अणु जो होते हैं H2O सामान्य में, अब जब ये टूटते हैं तो किस प्रकार से टूटेंगे? H प्लस और OH माइनस आयन के रूप में टूटते हैं। इसमें यहां पर थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो गया है, ये प्लस है और ये माइनस आयन के रूप में। ठीक है, इसी आपने देखा और हमने अभी तक पढ़ रहा था कि जो अम्ल होता है वो H प्लस आयन देता है और क्षार जो होता है वो क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। परंतु दोनों के दोनों इसमें मिल रहे हैं आपको। इसी वजह से जल जो है उदासीन होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें अम्ल के भी गुण होते हैं और क्षार के भी गुण होते हैं। और कभी कभी जल जो है अम्लीय प्रवृत्ति का भी हो सकता है, मतलब अम्लीय गुण जो प्रदर्शित करता है कभी कभी, और कभी कभी क्षारीय गुण भी प्रदर्शित करता है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। ये जानकारी जो है आपको रखनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। रक्त का पीएच एग्जाम में कभी पूछा जाता है। रक्त का पीएच 6.8 से 7.8 तक होता है। ठीक है, और अगर ये पीएच के मान में अंतर पाया जाएगा तो क्या होगा? रक्त जो है ऑक्सीजन ग्रहण करने की जो क्षमता होता है ना, वो कम हो जाता है रक्त का। ठीक है, उसी प्रकार से लार का पीएच 5.5 से नीचे नहीं होना चाहिए।
क्यों नहीं होना चाहिए ये बता रहा हूं दोस्तों। हमारा जैसे मुंह है, ठीक है, तो लार का पीएच जैसे 5.5 से नीचे हो जाएगा तो हमारा दांत जो है किससे बना हुआ है, कैल्शियम से बना हुआ है, फास्फोरस से बना हुआ है, ठीक है, और वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो ये जो क्या होता है, अम्ल जो होता है ना, वो 5.5 से नीचे जाता है तो हमारे दांत को डिके करने का काम करता है, क्षरण कर देता है वो। इसी वजह से सुबह जब हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, तो क्या टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट जो है एक प्रकार का क्या है, क्षारीय पदार्थ है। तो फिर से उसको 5.5 के नीचे ना जाया करके उसको क्या है, उसका बना करके रखे रहे, उसका पीएच को सही करके, इस वजह से टूथपेस्ट करते हैं तो वो फिर से उसको बनाकर रख देता है। देखिए मिट्टी का पीएच 5 से 8 होना चाहिए। मिट्टी है उसका पीएच मान 5 से 8 होना चाहिए। इससे अंतर होगा तो फसल उत्पादन में अंतर आएगा। लवण, लवण क्या होता है, लवण एक उदासीन पदार्थ होता है जो अम्ल और क्षार के मिलने से बनता है। लवण में धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश की संख्या बराबर होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे NaCl, इसका सामान्य नाम जो है क्या है दोस्तों, नमक है, ठीक है, हम लोग जो साधारण नमक खाते हैं ना, उसी का फार्मूला है ये NaCl। तो दोनों में समान आवेश होते हैं, मतलब आप देखेंगे Na प्लस और Cl माइनस, एक एक आयन इसमें मौजूद रहते हैं, किसमें, सोडियम क्लोराइड के एक अणु में, ठीक है। देखिए दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति क्षारी क्या होगा, लवण की प्रकृति क्या होगा, क्षारी होगा। मैंने पहले ही अच्छे से बताया हूं आपको, पूरा डिस्क्राइब करके पहले वीडियो बन चुका है, वो वीडियो जा करके आप देख सकते हैं। दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार मतलब कमजोर क्षार। प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल मतलब कमजोर अम्ल। प्रबल क्षार मतलब शक्तिशाली क्षार। तो जो लवण बनेगा उसमें ये प्रबल क्षार है वो अपना शक्ति दिखाएगा। इस वजह से आपने देखा जो क्या बनेगा, उसका जो प्रकृति होगा वो क्षारी प्रकृति का लवण बनेगा। उसी प्रकार से प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल मतलब शक्तिशाली अम्ल, और दुर्बल क्षार, ये जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो जो बनेगा लवण वो किस प्रकार के बनेगा, तो देखिए प्रबल अम्ल है तो ये अम्लीय प्रकृति का बन रहा है ना, और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार दोनों के दोनों ही कमजोर है भाई। तो इस अभिक्रिया से बने लवण की प्रकृति उदासीन होगी। कौन से प्रकृति की होगी, उदासीन प्रकृति की होगी, है ना, क्योंकि दोनों के दोनों कमजोर है। उसी प्रकार दोनों के दोनों भी शक्तिशाली होते हैं ना। अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अगर मान लो होता, और ये दोनों से क्या बनता, ये दोनों से बनता लवण, तो लवण की जो प्रवृत्ति है वो भी उदासीन होता, उदासीन प्रवृत्ति के लवण होता, ठीक है। इस प्रकार से प्राप्त होता है हमको लवण। तो लवण की प्रवृत्ति हमेशा उदासीन ही नहीं होता है, वो क्षारीय प्रवृत्ति की भी हो सकता है, अम्लीय प्रवृत्ति की भी हो सकता है, और उदासीन प्रवृत्ति की भी हो सकता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं अम्ल वर्षा के बारे में। आपने बहुत सुना होगा अम्ल वर्षा के बारे में। तो अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा समानता वर्षा के जल का जी सामान्यता, है ना, ये समानता लिखा है लेकिन सामान्यता आप क्या देखते हैं, सामान्यता वर्षा के जल का पीएच मान 7 होता है, किंतु वायुमंडल में उपस्थित गैसों के विलयन के कारण उस जल के पीएच का मान में कमी आ जाती है। अब पीएच के मान में कमी आ रहा है 7 से, इसका मतलब वो क्या हो जा रहा है, अम्लीय प्रवृत्ति का हो जा रहा है ना। और जब वर्षा के जल का मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। तो वर्षा के जल का मान किससे कम हो जाना, 5.6 से। एग्जाम में पूछा जाएगा अम्ल वर्षा का जो है पीएच कितना होता है, तो 5.6 के नीचे ही होगा या 5.6 होगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो अम्ल वर्षा में जब बारिश के रूप में जब बूंद गिरता है ना, ठीक है, तो वो उसमें कौन से अम्ल मौजूद होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल मौजूद होता है H2SO4, ठीक है, और HNO3 नाइट्रिक अम्ल भी मौजूद होता है दोस्तों। क्यों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है और HNO3 बना लेता है ना। उसी प्रकार से सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये अभिक्रिया कर लेता है जल के साथ। इस प्रकार से ये बना लेता है H2SO4, है ना। आप डिटेल वीडियो जो है जा करके देख सकते हैं।
अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो अम्ल वर्षा के कारण प्रमुख गैसें कौन कौन से हैं जो अम्ल वर्षा के मतलब मौजूदा स्थिति जो रहता है सामान्यता उसको अम्लीय वर्षा कराने में जो है ये योगदान करते हैं। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बनिक अम्ल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। उसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये तीनों जो है कारक होते हैं अम्लीय वर्षा के। और सल्फर डाइऑक्साइड ऑयल फैक्ट्री जो होता है ना उसमें भरपूर मात्रा में बनता है वही। तो बताया जाता था ताजमहल जो है वर्तमान में जितना चमक है तो अम्लीय वर्षा के वजह से ही ताजमहल का चमक जो है पहले जितना था उससे कम हो चुका है, ऐसा बताया जाता है। आइए देखते हैं आगे। अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस लाल तथा क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। जब लिटमस टेस्ट करते रहते हैं ना तो ध्यान दीजिए, अम्ल जो है क्या करता है, नीला लिटमस को, आपको वो याद रखना है इस चीज को, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। नीला लिटमस किस में कर देता है, अम्ल जो है वो लाल में, ठीक है। और उसी प्रकार से क्षार जो है लाल लिटमस को किस में, नीला। आपको याद रखना है, इस किस प्रकार से याद रखना है, मैंने याद रखा हूं। जैसे अम्ल जो होता है ना, अम्ल जो है तेजाब, तेजाब एक अम्ल है। तो आप जो है तो उसी प्रकार से तेजाब जो है आग है ना, तेजाब जो है एक अम्ल है और जला सकता है, वो आग की प्रवृत्ति है। और आग जो है कैसे होता है, लाल। तो नीला जो है उसको क्या कर देता है, वो लाल में परिवर्तित कर देता है। तो आप अपने ट्रिक के हिसाब से इस चीजों को याद रख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। दृष्टिबाधित व्यक्ति, दृष्टिबाधित व्यक्ति अम्ल एवं यहां पास है क्षार, अम्ल एवं क्षार को सूंघ कर घ्राण करके बता सकता है। तो कभी कभी एग्जाम में आएगा दृष्टिबाधित व्यक्ति जो है किस प्रकार से अम्ल और क्षार को पहचान कर सकता है। देखिए भाई, एक नॉर्मल अम्ल है और क्षार है उसको चखेगा है ना, लेकिन अगर उसी जगह वो तेज अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको कैसे करेगा, जल जाएगा हाथ वाथ उसका, टच तो करना ही नहीं है ना। तो वो जो है घ्राण से सूंघ करके हल्का सा उसका स्मेल दे करके वो बता सकता है, ठीक है, कि अम्ल है या क्षार है। उसी प्रकार से देखिए लवण, लवण का धनात्मक भाग क्षारक से आता है जिसे क्षारीय मूलक, तथा ऋणात्मक भाग अम्ल से आता है जिसे अम्लीय मूलक कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पास एक चीज सोचने वाली बात है, आप इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। अम्ल क्या है, HCl। HCl से क्या प्राप्त होता है हमें, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, ठीक। उसी प्रकार से क्षार है NaOH, यहां से हमें प्राप्त होता है Na प्लस आयन और OH माइनस आयन। तो ध्यान देने वाली बात यह है, अम्ल से जो अम्ल होता है उसमें H प्लस आयन प्राप्त होता है और जो क्षार होता है उसमें OH माइनस आयन प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसको ध्यान देने वाली बात यह है, जो मूलक होता है तो लवण का धनात्मक भाग क्षारक से आता है, लवण का धनात्मक भाग किससे आता है, क्षारक से। तो ये जो है क्षारक वाला भाग रहेगा। उसी प्रकार जिसे हम क्षारीय मूलक कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, क्षारीय मूलक, ठीक। उसी प्रकार से ऋणात्मक भाग जो होगा वो अम्ल से आता है, किससे आएगा, अम्ल से। ऋणात्मक भाग ये जो है आ जाएगा अम्ल से, और इसको हम क्या कहेंगे, अम्लीय मूलक कहेंगे, अम्लीय मूलक। ध्यान दीजिएगा, एक चीज बताना चाह रहा था मैं यहां पास, जो अम्ल जो होता है H प्लस आयन देता है, ये प्लस चार्ज वाला है, और यहां पास OH माइनस आयन देता है। परंतु जब मूलक जब बनता है उस समय अम्ल के माइनस आयन जो है वो अम्लीय मूलक होगा, और क्षार का प्लस आयन जो होगा वो होगा क्षारीय मूलक। इस चीज को आप समझेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार है तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला वीडियो बहुत जल्द ही आपको चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू।